हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गुड इवनिंग। आप सब लोगों को पता, जैसा कि पता है कि आज हम लोग जो है कि बात करने के लिए जा रहे हैं 70th बीपीएससी के बारे में। कल से मात्र और मात्र पक्का 180 दिन बचा हुआ है आप लोगों का इस बीपीएससी में। और जैसा कि विदित है सभी को कि इस बीपीएससी में काफी संख्या में सीट आने वाली है। तो इसलिए हमारे बीच आज दो टॉपर भी हैं और हमारे सहयोगी और साथी भी हैं। एक तो कार्तिकेयन जी हैं और दूसरे जो है कि हमारे गौरव जी हैं। दोनों ही बीपीआरओ हैं और दोनों ही सिवान में ही पोस्टेड हैं। तो आप लोग जितना भी हो सकेगा सवाल पूछेंगे। पहले तो कार्तिकेयन जी और गौरव जी आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आखिर इन्होंने किस तरीके से तैयारी किया जो सफलता मिला है। और फिर आप लोग का जो भी प्रश्न होगा, बड़े भाई के नाते आप लोग सारे सवाल इनसे हक से पूछिए, कोई समस्या नहीं है और हम भी साथ में बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कार्तिकेयन जी। इन लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है या मैं ही स्टार्ट करूं? पहले तो जैसा कुछ आपका ही। कुछ बता दें, उसके बाद हम्म। फिर अगर ये लोग जो सवाल पूछेंगे तो ये, नहीं तो फिर पहले सवाल ही ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहे। में पहले का जो सिलेबस था बीपीएससी का, अब उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, खास करके जब 69 68 से और 69 का जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। जो यूपीएससी का स्टेटमेंट ओनली वन वन एंड टू रहता था, तो उस तरह का बीपीएससी में भी आने लगा है। कुल मिलाकर ये डिमांड ये हो रही है कि आपका जो पढ़ाई है वो और अधिक डीपर हो और एक अच्छा सब्जेक्टिव एनालिसिस हो प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस तैयारी ऐसी हो जो कि साथ साथ हो। और अभी मात्र 6 महीने मतलब 180 दिन बचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग का अभी भी मतलब 30% 40% समय आप मेंस में दे सकते हैं, आप बाकी का समय प्रीलिम्स में दीजिए। जिनका इनिशियल फेज है या जो पहले से एक दो बार मैं प्रीलिम्स दिए हैं, जिनका लग रहा है कि मेरा 5 नंबर 10 नंबर से स्कोर लैग कर रहा है, तो उनको प्रीलिम्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, लेकिन मेंस को भी उतना ही अच्छा गेन करना है। तो सबसे पहले हम जैसे देखिए प्रीलिम्स में जब हम लोग बात करते हैं तो मेनली आपका बिहार में चार बीपीएससी का जो है ना, चार सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा बिहार, चौथा करंट अफेयर्स। अब जैसे पहले बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जो पहले का पैटर्न चला रहा था 69 में भी पूछा गया, तो थोड़ा सा इजी ही रहा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा। तो जो हम लोग का ट्रेडिशनल वही जो बुक था, चाहे वो एनसीईआरटी या एंशिएंट में बात करते हैं तो आर एस चंद्रा है, सतीश चंद्र मेडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और साथ साथ घटना चक्र की बुक। उसके बाद भी लगता है कि कुछ डेटा फैक्ट्स मिस हो रहा है, तो आप लूसेंट को भी रिफर कर सकते हैं। मुश्किल से 30 40 पेज 50 पेज हार्डली हिस्ट्री का आता है, तो उसको भी, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा फैक्ट्स है जो कि आपको एनसीईआरटी में उस तरह से नहीं मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी एक अच्छा बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप प्रश्न करने के लिए घटनाचक्र को उससे प्रश्न कर लीजिए। और तीसरा और डेटा फैक्ट चाहिए तो आप लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। ये इस तीनों करने के बाद आप जितना अधिक मैक्सिमम टेस्ट लगाइए, ये हर सब्जेक्ट में लागू होगा। उसी तरह से अब हम बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट, जैसे आपका साइंस एंड टेक। अब साइंस तो है ही, साथ ही साथ टेक भी है। तो साइंस तो जो हम लोग का बेसिक क्लास 8 9 10 एनसीईआरटी बुक, उसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा घटना चक्र पढ़ना है। इसके बाद भी आपको मन करता है कि कुछ छूट रहा है तो लूसेंट को प्रीफर करिए ये, और उसके बाद टेस्ट लगाइए। तीसरी सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आप क्लास 11 की बुक पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। अगर आपको लगता है अभी समय थोड़ा सा कम है, तो समय कम है तो आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं और घटनाचक्र की बुक। और चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट, करेंट अफेयर्स। पहले जो होता था कि करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग होता था, लेकिन 69 में जो है कि अगर इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है तो उसमें भी करंट डाला जा रहा है, पॉलिटी पूछ रहे हैं तो उसमें भी करंट, मतलब सब्जेक्ट को इंटरलिंक किया गया है करंट अफेयर्स से, जो यूपीएससी हमेशा किया करती थी, बीपीएससी पहले नहीं करती थी।
तो अब इसमें हम लोग को ये करना है कि करेंट अफेयर्स को वो पहले जो हमने किसी भी संस्था का मैगजीन ले लिया और 1 महीने पढ़ लिया, रट लिया, और 1 लाइनर रहता था, जाकर के एग्जाम दे दिया। मान लीजिए 30 प्रश्न आते हैं तो उसमें 15-20 बना ही दिए। अब वो वाली कंडीशन नहीं रह गई है। तो अब क्या करना होगा आपको, पैरेलली मतलब डेली करंट अफेयर्स का आदत डालना होगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल जो आपको लगता है स्टैंडर्ड है, जो भी यूपीएससी लेवल की तैयारी करवाती है, ओनली आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, विजन आईएएस है, किसी एक का आप रेगुलर आप करंट अफेयर्स डेली देखें, और साथ में दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये आपको रेगुलर करना होगा, हर दिन प्रत्येक दिन करना है। और एक मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की, सपोज आपका एग्जाम सितंबर 30 सितंबर को है, तो अभी से ही मंथली मैगजीन प्रत्येक महीने का पढ़िए, तो कुल आपके 9 महीने की मैगजीन अगर आप पढ़ते हैं तो आपका लगभग 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाता है। लेकिन वो कब काम आएगा, जब आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं और डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये आपका हो गया करंट अफेयर्स का सेक्शन। कुछ बच जाता है बिहार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें भी 15-20 क्वेश्चन रहते हैं। तो बिहार का है ये कि आप एक किसी भी, मतलब बिहार एक परिचय है केवीसी नैनो का, किसी का भी एक बुक, आप बेसिक बुक उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी बिहार का भी घटना चक्र का आता है बुक, प्रैक्टिस के लिए उसको प्रीफर कर सकते हैं। तो ये बहुत, जितना मैंने बताया, बहुत मैंने ये ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बता दिया, आप लोग इससे अवेयर होंगे। बट जब इसको आप कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, तो इट्स रियली, मतलब बहुत ज़्यादा असंभव ही नहीं है, लेकिन 6 महीना है, आपको विद लिमिटेड टाइम में करना है। तो उस चीज़ को आपको रेगुलर करिएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपको, मतलब ये एक कॉमन स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है। हिस्ट्री है, मतलब बस वही 3 बुक है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। आपका पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। ये और करंट अफेयर्स है, एक मंथली मैगजीन, और बाकी करंट अफेयर्स डेली देखना है और न्यूज़पेपर पढ़ना है। साइंस सर का है। मंथली हाँ मैगजीन कौन सा पढ़ें? हाँ, मैं आ रहा हूँ तो ये आपका, मतलब बिहार में है तो एक कोई बुक ले लेना, बाकी घटनाचक्र की बुक कॉमन रहेगी। लुसेंट, वो लुसेंट जी के अलग अलग स्पेसिफिक नहीं, लुसेंट जिसमें कॉमन होता है, तो उसमें हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और उसका ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं। ये तीनों मतलब उसमें ठीक ठाक अच्छा खासा डेटा फैक्ट्स है, जो बीपीएससी अभी भी पूछती है, तो इसके लिए आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। हाँ, अब बताइए कि नहीं, कुछ क्या पूछना है? जी, अपना जो फर्स्ट मैंने सवाल बताया पूछिए। पहले, इसमें कुछ अगर सवाल है तो कहीं डाउट से तो बताइए। सर मंथली मैगजीन में कौन सा मैगजीन पढ़ें? मंथली मैगजीन में आप किसी भी संस्था जो मैं अब नहीं कहूँगा कि जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कराती है, उस संस्था को फॉलो करें। दृष्टि का है, विजन का है, ओनली आईएएस का है, उस संस्था की मंथली मैगजीन फॉलो करें। अच्छा, और ये जो अब छोटे-छोटे मैगजीन आते हैं, वो बिहार स्टेट लेवल का, वो सबको मतलब अपना लेवल स्टैंड अप करना होगा, तो बढ़ाना पड़ेगा। जी। सर हाँ वो विपिन सर। सर एक्सक्यूज मी सर, बिहार स्पेशल के लिए कौन सा पढ़ना चाहिए सर? आवाज़ कट रही है आपकी। ये उनका सवाल है कि बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो पहले तो कार्तिकेयन सर बताएँगे, उसके बाद गौरव सर भी आप लोगों को कुछ बताएँगे। हाँ, हाँ। नहीं, अब गौरव सर बताएँगे। हाँ, गौरव सर सवाल ले लें कुछ। कार्तिकेयन भाई, आई विल टेक 10 मिनट्स, मैं कुछ कर रहा हूँ तो फिर मैं बात ओके, करता हूँ भाई। ओके, 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 ओके। देखिए, बिहार के लिए जो है ना, मैं बताया कि कोई भी आप किसी पब्लिकेशन का, बिहार एक परिचय भी आता है, उसका भी किसी भी केबीसी नैनो का आता है, अरिहंत का आता है, घटना चक्र की आती है, इम्तियाज़ अहमद की किसी भी आती है। एक, हाँ, वही बिहार इम्तियाज, किसी एक ऑथर्स का, किसी एक पब्लिकेशन का बुक्स अच्छे से एक बार गो थ्रू हो लें। उसके बाद घटना चक्र की प्रीवियस ईयर बिहार का है, उसको पढ़ लें, दैट विल बी एनफ। बाकी आपको क्वेश्चन से कर लेना है, क्वेश्चन अधिक से अधिक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा उसके लिए ये नहीं करना। बाकी आपका बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिहार का बजट पढ़ना है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, सिर्फ बिहार स्टैटिक थोड़ी पढ़ना है। बिहार में बिहार का करंट है, बिहार का बजट है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी तो पढ़ना है। तो एक कोई भी टेक्स्ट बुक, इसमें 3-4 मैंने बताया, किसी का एक आप
सब अपने आप में स्टैंडर्ड है, किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट सवाल। पिछले सर मैं हाँ दानेश, क्या सवाल है, बोलो। कार्तिकेयन सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो साइंस के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते थे वो तो एनसीईआरटी से पढ़ ले या फिर ओशन से पढ़ ले तो हो जाता है, बट अभी लास्ट ईयर से देखा जाता है कि बहुत डीप नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए? हाँ, जो अभी जो लास्ट जो 69 में प्रश्न आया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी यूपीएससी लेवल की थी। तो अब हम लोग को तैयारी क्या करना है? यूपीएससी लेवल का करना है। कैसे होगा? आप उसी लेवल का करंट अफेयर्स भी पढ़िए, उसी लेवल का न्यूज़पेपर भी पढ़िए, उसी लेवल की मैगज़ीन पढ़िए। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, अभी क्रिप्टो माइनिंग का कंसेप्ट चल रहा है। अभी एक नया कंसेप्ट आया है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। यहाँ पे कितने लोग अवेयर होंगे? जबकि ये क्रिप्टो माइनिंग का सबसे बेसिक प्रश्न है। दिल से बताइए, कोई जानते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में डिफरेंसेज? ये क्रिप्टो माइनिंग से संबंधित है। ये कीवर्ड्स का मैं चर्चा कर रहा हूँ और ये बहुत ही बेसिक है। आप सपोज करिए बीपीएससी में प्रश्न आएगा और ये यूपीएससी का इनिशियल है, और ये बीपीएससी का मतलब तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज रिलेटेड टू, या प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या डिफरेंस है? तो क्या कहने का मतलब ये है कि अब हमको साइंस ही नहीं पढ़ना है, हमको थोड़ा सा साइंस एंड टेक पढ़ना है। अब जैसे कि अभी आदित्य L1 आया, लैंग्वेज पॉइंट। कितने लैंग्वेज पॉइंट होते हैं कुल? कोई बताएंगे? जी कुल बताइए। कितने लैंग्वेज पॉइंट? क्या 5 होते हैं। नहीं, 5, कुल 5 होते हैं। उसमें 5 कितने स्टेबल और कितने अनस्टेबल होते हैं? 3 उसमें होते हैं अनस्टेबल, 2 स्टेबल होते हैं। L4 और L5 स्टेबल होते हैं और L1, L2, L3 उसमें अनस्टेबल होते हैं। तो ये इसके मतलब पहले बहुत क्या बोल रहे ज्यादा, थे सर? कुल 5 लैंग्वेज पॉइंट्स होते हैं। नहीं और नहीं, इसके पहले क्या उसमें जो मैं 3, हाँ 3 जो है अनस्टेबल है और 2 L4 एंड L5 स्टेबल होता है। क्या उससे पहले क्या क्रिप्टो माइनिंग का बात कर रहा था, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क। जी, क्या और किन्हीं का कोई समझ सवाल में है? आया? हाँ कार्तिकेयन तो भाई ये बात कर। हाँ 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 धनेश सर जी, वो आपका प्रश्न है प्रश्न कि क्लियर हुआ? एक सेकेंड चंदन जी, धनेश जी आपका क्लियर हुआ? जी सर, जी सर, समझ गया। और सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सर इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि वो बाहर से रिसोर्सेज को कलेक्ट कर पाए, कि अगर तो जो चीजें हमारे हाँ, पास अवेलेबल रहती है हम उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से करने की जरूरत नहीं है। बस जो एक सब्जेक्ट पकड़ें, तो एक सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसी को फॉलो करना है। बहुत ज्यादा ना सोर्स ना बुक। जैसे मैं बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का मतलब एक मैगजीन, मतलब एक मैगजीन आप वो किसी एक संस्था के कर सकते हैं जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कराती है। हिंदी मीडियम के लिए कौन सा सही रहेगा? ये मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, विजन का है, दृष्टि का है, ओनली सब लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लाते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन उसको रेगुलर फॉलो करना है। सर घटना चक्र अभी मतलब जो 69 का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग घटना चक्र अभी भी रिलायबल हो मतलब कर बिल्कुल सकता है? बिल्कुल, वो बेसिक बुक है। कैसे वो कैसे? प्रैक्टिस उसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जी जितनी भी पीसीएस की एग्जाम हुई है, जितने भी हम्म, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न का वो कलेक्शन बुक है। तो जब जी वो आप गो थ्रू उससे होंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट से गो थ्रू होंगे, तो वो आपको मतलब बेनिफिट होगा। और वो कभी अभी जो 69 में पूछा गया तो हिस्ट्री वैसा ही था, इकोनॉमी को टफ किया था, साइंस को टफ किया था। तो कौन सब्जेक्ट को टफ करेगा, कौन सब्जेक्ट को इजी करेगा, नो वन नोज। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड करके जाना है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से इजी आया उसमें स्कोर करना है, जहां टफ हुआ सबके लिए टफ हुआ, सेम लेवल पे हुआ। इकोनॉमिक्स के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मतलब ऐसे एनसीईआरटी तो आदमी पढ़ ही रहा है। इकोनॉमिक्स के लिए आप देखिए, उसमें क्या है कि आप एनसीईआरटी तो ठीक है बुक है, लेकिन जी रेगुलर जो है ना, एक अब समय अब कम है। बीपीएससी जी के हिसाब से आप देखेंगे तो समय कम है। तो जब जी समय कम है तो उसके लिए आप जो बेसिक किसी का भी एक
जैसे सबसे अच्छा होता है कि आप किसी एक बुक पढ़ लिए, श्री राम IAS का है या मृणाल पटेल का है, तो उससे पढ़ लेते हैं तो सबसे वेल एंड गुड। उतना समय नहीं है तो बजट इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, बिहार का, और उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं, जी चाहे रेवेन्यू डिफिसिट हो, फिस्कल डिफिसिट हो, अब उसमें अलग अलग सेक्शन है, एग्रीकल्चर से लेकर के आपका फिस्कल डिफिसिट से लेकर के उधर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, इन्फ्लेशन है, तो बैंकिंग है, हर एक को मतलब उसका जो जो कीवर्ड्स होता है उसको आप कमांड कर लें। और समय अगर लग रहा है कि हम निकाल सकते हैं तो आप मोनाल सर का पढ़ सकते हैं या श्री राम IAS का है, किसी का भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं। जी, इसमें वैसे थोड़ा सा अगर इकोनॉमिक्स में आप ऑब्जर्व करेंगे, हेलो, जी गौरव जी बताएं। हाँ गौरव जी। इकोनॉमिक्स में आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे, थ्योरी पार्ट से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहता है, राइट? हाँ, सबसे तो पहली बात मैं बता दूं कि ये गौरव सर इकोनॉमिक्स से ही, शायद इनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था ना गौरव सर? नहीं, ग्रेजुएशन है मेरा, ऑनर्स। ग्रेजुएशन हाँ इनका ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स है। हाँ ग्रेजुएशन ऑनर्स इनका इकोनॉमिक्स ही है। हाँ सर हाँ, बताइए। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस थ्योरी से 4-5-6 होते हैं। वो भी क्या, जो इंडियन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, पॉवर्टी पे रहेगा, या फिर एक दो मेरे टाइम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पूछा गया था आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व से। तो वो सब क्वेश्चन ऐसा है कि आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो वो सब क्वेश्चन इजी है, बन जाएगा। लेकिन उसमें मोस्टली ध्यान देना है, जैसे अगर इकोनॉमिक्स सब है तो वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्वेश्चन वो फॉर्म करता है वहां से। दूसरा बजट से फॉर्म करता है, स्कीम्स जो चल रही है गवर्नमेंट की वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और दूसरा डेमोग्राफी, उससे भी क्वेश्चंस रहता है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपका थ्योरी नहीं रहेगा, वो 4-5 क्वेश्चंस ही रहते हैं। लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, ये सब रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहता है। और ज्यादा टफ है तो फिर वो सबके लिए टफ होगा, आपके लिए टफ नहीं होगा। और जो आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं या फिर ज्यादा डीप पढ़े हैं, वो सॉल्व करेंगे ना, तो फिर सबको तो एडवांटेज मिलता है। जो हिस्ट्री से ऑप्शनल किया हुआ वो ज्यादा हिस्ट्री में डेप्थ में सवाल कर सकता है। कभी कभी पॉलिटी का सवाल बहुत डेप्थ में आता है, ज्योग्राफी का आता है, तो वो सबके पास एडवांटेज होता है। तो आपको पूरा इकोनॉमिक्स को लेकर डरना नहीं है। जैसे कार्तिकेयन सर बोल रहे हैं कि मुरनाल सर का नोट्स, उनका नोट्स इंडियन इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा रहता है, आप वहां से कीजिए। और सभी कैंडिडेट्स के लिए एक चीज पे बोलना चाहूंगा कि घटना चक्र बिल्कुल रेलिवेंट है, क्योंकि जितने भी पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उसका वो पूरा कलेक्शन है। आप जब वो बुक को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आइडिया लगेगा क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो वो तो हमेशा रिलेवेंट रहेगा। गॉट इट? यस ओके। और इसमें हम थोड़ा सा एडिशन करना चाहेंगे। जितना भी इकोनॉमिक्स का फियर बना हुआ है, जो भी भय है आपको, उसमें सबसे जो आसान सा सॉल्यूशन हम देना चाहेंगे, जो सर लोग बताए वो तो काफी रिलेवेंट है ही, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी डर रहता है कि इकोनॉमिक्स है, नया है, क्या करें नहीं करें। एक तो जैसा कि कार्तिकेयन जी और गौरव जी ने बताया कि कोई टफ सवाल नहीं आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के सवाल, जैसे गौरव जी ने अलग अलग करके बता भी दिया। तो उसमें एक जो बहुत पतली सी बुक आती है, मुश्किल से 50 पेज की बुक होगी, अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स करके एक बुक आता है, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों किताब आता है। बहुत पतली किताब है, उसको सिर्फ आप पढ़ लें, और जैसा कि कार्तिकेयन जी बता रहे थे कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे कमांड कर लें, तो आई थिंक कि मोर देन इनफ है कि जिन बच्चों को बहुत फियर है इकोनॉमिक्स से, वो उससे आउट बाहर हो सकते हैं। और जो बच्चों का इकोनॉमिक्स पे थोड़ा भी पकड़ है, और कम से कम दिमाग में इस बात का डर नहीं है, पकड़ तो कुछ होता नहीं है, अगर नहीं भी पकड़ है तो दिमाग में डर नहीं है, तो फिर जो गौरव जी ने बताया या कार्तिकेयन जी ने बताया कि आप या तो श्री राम IAS के साथ जा सकते हैं या मुरनाल सर के साथ जा सकते हैं, तो उनके भी नोट्स को पढ़ सकते हैं। उनमें भी पूरा नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पूछा जाता है। आप बीपीएससी नहीं बल्कि यूपीएससी लेवल का भी बात करेंगे तो जो मनी बैंकिंग फाइनेंस है, या क्या सर कहते हैं आपका आवाज बजट, गायब हो जा रहा मेरी आवाज कट रही है, बजट एंड टैक्सेशन है, तो ये सारे है। चीजें ही आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को पढ़ना है, और नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं अगर मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। अरिहंत एनसीईआरटी नोट्स। ठीक है, हाँ कार्तिकेयन जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज नहीं आ रही तो जी तो क्या किए थे उसको? नहीं उसको क्या किए, कैसे किए? जैसे मान लिया आपका 70 प्रश्न गलत हुआ तो उसके लिए क्या किया? ठीक 70 प्रश्न जो गलत हुआ, नहीं उसको क्या करना है, आप वहीं पे लिख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वहीं पे उसका कंसेप्ट लिखिए, वहीं पे उसका फैक्ट्स लिखिए,
ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस कंसेप्ट से, उस आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन से, उस टॉपिक से अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से आपका सम अप होता है, एडिशन होता है आपके कंटेंट में। आप मान लिए 50 टेस्ट लगा लिए हैं, अब 50 टेस्ट लगाए, मान लिए 60 क्वेश्चन भी हो रहा है, तो 50 × 60 कितना हुआ? 3000 क्वेश्चन। क्या सर किए थे 3000 हम क्वेश्चन को आप एनालाइज किए थे? यस सर किए थे, लिखे भी नहीं, थे जो आप बोल रहे हैं। एनालाइज किए होंगे तो याद नहीं होगा। कुछ चीजें देखिए हम लोग कमी करते हैं तभी मैटर फंसता है। या आपके पास सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, जो कि एग्जाम से 5 दिन पहले 7 दिन पहले रिवीजन करने की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें हैं, उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा मैनुअली कि कहाँ लैकनेस हो रहा है। बिल्कुल। और गौरव सर इस पे थोड़ा सा बताएं कि बच्चे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, और टेस्ट देने के चक्कर में तो बच्चे गौरव रह सर जाते बताइए। हैं। प्रतीक जी यस से सर, मैं यस बात सर, करना शॉर्ट। चाह रहा था कि आपका जो ये मॉक में या फिर एग्जाम में आप बता रहे हैं 65 या 60 स्कोर हो पा रहा है, जी तो जो मार्क्स मान लीजिए जो गैप हो रहा है 90 नंबर या फिर 85 नंबर, वो जो सेक्शन आपका वीक है उसके लिए आपने उसको नोटिस किया, फिर क्या काम कर रहे हैं उस पर आप? सर इकोनॉमिक्स मेरा भी मतलब इकोनॉमिक्स पे पहले का जो पैटर्न था उतना मतलब कोई बोलता भी नहीं था। जैसे इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ाते थे आईएएस के जो डायरेक्टर हैं, सॉरी आरके सर, करने उतना करता नहीं था। मोस्टली हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस और वो और 4 सब्जेक्ट पे ही मतलब आदमी फोकस ज्यादा किया। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स हमारे टाइम में भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यही तो ना लीड हो जाता है। लोग इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स यस सर पोर्शन यही। थोड़ा भी स्कोर करता है वो उसका रिजल्ट हो जा रहा है। गॉट इट। तो आप जो भी आपका वीक सेक्शन है आप उस पे जी पहले फोकस कीजिए, उसको पकड़ बनाइए। नहीं तो वही हमेशा 50 मॉक दीजिए या फिर 100 मॉक दीजिए, इट डजेंट मैटर, स्कोर वही रहेगा 60-65, क्योंकि आपने वो सेक्शन को मजबूत किया ही नहीं। तो आपका कोई मतलब नहीं बन रहा है फिर आप 50 मॉक दो। मैंने 2-3 ही मॉक दिया था, कार्तिकेयन सर भी हमको लगता है ज्यादा मॉक नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो मॉक पे कोई बिल्कुल फर्क नहीं। बिल्कुल, कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पे मॉक में एनालाइज कर लीजिए कौन सा वीक पड़ रहा है मेरा सेक्शन। बहुत लोग का मैथ्स वीक हो जा रहा है, बहुत लोग का साइंस वीक हो रहा है, तो फिर उसको टारगेट करके फिर उसको कहाँ से पढ़ना है वो खुद एनालाइज करके, या फिर सोर्स से हेल्प लेके, यहाँ पे रुपेश सर है आप उनके उनसे हेल्प लेके या हम लोग से बात करके उस चीज को मजबूत कीजिए, तो ही आपका स्कोर बढ़ेगा। अदरवाइज वो कांस्टेंट ही रहेगा, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। और इसमें एडिशनली हम यही कहना चाहेंगे कि जो आप टेस्ट लगाते हैं किसी भी संस्थान का, चाहे वो संस्थान कितना ही जी बड़ा नामी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो वो टेस्ट दे रहे हैं पेपर बना करके, क्या वो बीपीएससी के रिलेवेंट है या नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, टेस्ट लगाना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस करना कि मेरा गलती हुआ तो कहाँ पे हुआ। अगर आप 10 टेस्ट भी लगाते हैं, 20 टेस्ट भी लगाते हैं, 30 टेस्ट भी लगाते हैं और उसको एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से, टेस्ट देने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो लगाना है लगाइए, लेकिन एनालाइज करने में 4 घंटा जरूर लगाइए। दूसरा बात, हम लोग क्या करते हैं, जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट की एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास। उस टेस्ट के कॉपी में क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन सही हुए थे उसके भी आंसर को पढ़ना है, और उसमें से जो नया पॉइंट मिल जाए उसको आप लिखते जाइए। वो अगर एक कॉपी आप ठीक ठाक तरीके से 400 पेज वाली भर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने टेस्ट जो लगाया है उसका सही इस्तेमाल किया है। अदरवाइज कुछ दिन तक तो वो टेस्ट के बनाए हुए सारे सवाल और आंसर याद रहेंगे, लेकिन एग्जाम में लास्ट में जाते जाते वो भूल जाएंगे। तो सिनॉप्सिस बनाना बहुत जरूरी है। टेस्ट का टेस्ट कॉपी होना ही चाहिए आपके पास, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, एक बोलिए। चीज मैं हाँ हाँ गौरव सर ऐड बोलिए। करना चाहूंगा। हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सभी एस्पिरेंट के लिए कि अभी ये जो मतलब सब कोई आप लोग सोच रहे हैं बहुत ज्यादा टफ हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया, टफ हो रहा है, इतना भी नहीं टफ हो गया है कि मतलब सीधा चेंज ही हो गया, यूपीएससी बन गया है वो। ठीक है, अभी भी आप आराम से पढ़िए, इस चीज को माइंड से ना फियर को निकाल दीजिए। जैसे माइंड में फियर बैठा रहेगा ना तो डर लगता रहेगा, तैयारी हो नहीं पाएगा। आराम से आप तैयारी कीजिए ना, टफ हो रहा है सबके लिए हो रहा है ना, इजी है सबके लिए है। जब भी इजी था स्कोर 115 125 तक लोग ले आते थे, अभी कट ऑफ कम जा रहा है, application की है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए टफ हो रहा है, आप अपना वर्क कीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में आप जैसे जेन्युइन मेहनत किए रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर लगेंगे। नहीं मेहनत कीजिएगा, खाली सोर्स सोर्स करते रहेगा, ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, एनालाइज कुछ किए नहीं, तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। जिस चीज को पढ़िए, रिवीजन बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। और इकोनॉमिक्स के लिए आप रिसेंट बुक जरूर पढ़िएगा, उसमें छोटा छोटा कुछ पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आई थिंक प्रत्येक के सारे सवाल का आप लोग ले लिए हैं। अगर कोई सवाल कहीं और का है तो बताएं। कोई सवाल है कि नहीं का? किसी भी तरीके का सवाल हो आप पूछ सकते हैं, हम लोग आंसर देने के लिए तैयार हैं आपका। हाँ बताएं प्रत्येक, कुछ पूछना है और? सर वो सिनॉप्सिस का थोड़ा हमको मतलब होता है अच्छा, बनाने के लिए तो बनाते, बट हो नहीं पाता है वो जैसे ठीक मतलब ठीक ठीक है, सिनॉप्सिस के बारे में बता देंगे उस। आपको। यस सर, थोड़ा सिनॉप्सिस के बारे में बता दो। बताएं कार्तिकेय जी। सिनॉप्सिस क्या आप सब्जेक्ट का कर रहे हैं या क्वेश्चन का, जो आप टेस्ट लगा रहे हैं, किसका हाँ आपको बनाना वही है उसी, सिनॉप्सिस? जैसे कोई ये 1857 हो गया तो जैसे सब्जेक्ट का बोला ये जा, बोल रहे हैं। हाँ सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज है तो देखिए, जो आप पढ़ते हैं तो उसका आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है। सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे? मान लिया आप एनसीईआरटी की एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो मान लिए 10 पेज की है, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि 2 से 3 पेज में उसका बेसिक कंसेप्ट्स, उसका डेटा आ जाना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप 2 से 3 बार उसको पढ़ेंगे। क्या ज़्यादा रिलेवेंट है, उससे संबंधित अगर आप प्रीवियस ईयर कर लें तो और अच्छी बात है, उसके बाद नोट्स बनाइए। अब घटना सिर्फ क्या है? वही समेशन है। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन बुद्धा का है, तो 100 क्वेश्चन बुद्धा का, तो ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ उनका कब है, एनलाइटमेंट कब हुआ, उसी से 10-10 क्वेश्चन है। बस अलग-अलग पीसीएस अलग-अलग तरीके से पूछा है। तो उसको क्या करना है कि आपका मान लिया अब 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन मुश्किल से उसको हम लोग 5 पेज में कवर अप कर सकते हैं। ये कैसे होगा? जब आप उसको टेस्ट पहले लगा लिए, एक चैप्टर लगा लिए पूरा, उस टॉपिक को लगाने के बाद आप देख लीजिए कि इनलाइटमेंट से कितने प्रश्न आए। एक ही तरह से उसको अलग-अलग पीसीएस अलग-अलग तरीके से पूछा है, लेकिन है तो एक ही चीज़ है ना प्रश्न। तो वो उस तरह से आपको कर लेना है। क्या-क्या उनका मेन मंत्रा था 3, तो वो सब कोई भी टॉपिक है ना, तो उसको पहले पढ़ लेना अच्छे से, 1 बार 2 बार। पढ़ने के बाद थोड़ा प्रीवियस ईयर बना लीजिए, या कम से नहीं बना रहे तो कम से कम क्वेश्चन देख लीजिए। फिर क्या रिलेवेंसी है, कौन सब्जेक्ट का, कौन सा टॉपिक का, उसके हिसाब से बनाना है सिनॉप्सिस। और वो कब बनेगा? जब आपको 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तब। आप सोचिएगा फर्स्ट टाइमर में ही बना ले, सिनॉप्सिस नहीं बनता है वो पूरा। मान लिया 10 पेज पढ़े, 10 पेज में 8 पेज लिखा जाएगा। नहीं, 10 पेज में लिखना चाहिए मुश्किल से कितना? 2 पेज 3 पेज में आपका नोट्स बन जाना चाहिए। चाहे वो चैप्टर का हो, प्रश्न का हो। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 5 पेज में बहुत आपका खत्म हो जाना चाहिए। ये चीज़ हमने किया भी है और मैंने कितनी बार ग्रुप में शेयर भी किया है। जैसे केमिस्ट्री का ही है, केमिस्ट्री में लगभग 700-800 क्वेश्चन है, उसको मात्र हम 70-80 पेज में खत्म कर दिए हैं। तो वो आपका वो कब आएगा? जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, कौन इम्पोर्टेंट है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, वो जब 2-3 बार पढ़ेंगे तब आइडिया मिलेगा। बिल्कुल। गौरव जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैं मेंस का बता रहा हूँ, मेंस के जैसे क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी होते हैं, सपोज दैट कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या फिर आपका पॉवर्टी हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज दैट कि एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो सिनॉप्सिस तभी बन पाएगा जब, जैसे कार्तिकेयन सर बोल रहे हैं, 3-4 बार आप उसको पढ़ेंगे और उसमें आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अदरवाइज वो सिनॉप्सिस तैयार हो ही नहीं पाएगा। इतना आसान नहीं होता है कंटेंट को, 10 पेज का 15 पेज का कंटेंट को 3 पेज में समराइज कर पाना। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक था, तो सिनॉप्सिस कैसे बनता है, आपने इस चीज को पढ़ा बढ़िया से। सिनॉप्सिस का ये मतलब नहीं होता कि आप पूरा पूरा लिख दिए 10 पेज का, फिर इधर 10 पेज उतार दिए, वो सिनॉप्सिस नहीं हुआ। एक पेज में लिखना है उसको, उसको की नोट्स भी बोलते हैं, की टर्म्स करके, कि आप मेंस में उसको प्रोड्यूस कर पाए। जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक है, आप उसमें इंट्रोडक्शन देखिए, कुछ कुछ फैक्ट्स लिख लिए या फिर लिख लिए। अभी क्या इशू है, इशू में फिर आप उसको जब डेप्थ में लिखिएगा बहुत सारा पॉइंट होगा, लेकिन उसमें बस 4-5 पॉइंट्स, 6-7 वर्ड का एक लाइन बनना चाहिए। वैसे करके 4-5 लाइन बनेगा कि ये इशू है, फिर क्या चैलेंज, ये क्या गवर्नमेंट सॉल्यूशन ले रही है बिहार, और जो भी आप नोट्स बनाएंगे बिहार का भी ऐड करेंगे, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट क्या स्कीम्स ले रही है या इनिशिएटिव्स ले रही है टू
मतलब उसको मॉडिफाई करने के लिए या फिर रिजॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, तो वो सब भी लिखना होगा। और ज्यादा उसको लेंदी नहीं करना है। जैसे पॉवर्टी भी है, तो पॉवर्टी में क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भले जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो आधा पेज में जाएगा या फिर एक पेज में जाएगा, लेकिन आपके वो सिनॉप्सिस वाले पेज में वो बस 3 से 4 लाइन में रहेगा कि ये इशू है, बस आप उसको समझ लेना है एग्जाम में जाके। कि आपको की नोट्स याद रहेगा तो आप एग्जाम में ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके ओके, बिल्कुल। और देखिए इसमें जो पूछ रहे थे कि सर कितना होना चाहिए, सिनॉप्सिस का सीधा सा नियम है 10% रूल। मतलब अगर 100 वर्ड का कोई कंटेंट पढ़े हैं तो आपको 10 वर्ड में आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख लीजिए एक पेज पे। जहां तक मेंस का सवाल है, जैसा कि सर बता रहे थे, मात्र और मात्र एक फोटो स्टेट का पेज होना चाहिए। जैसे 1857 की क्रांति है, उसके दोनों साइड में आपका पूरा 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, कहाँ से कौन कौन लीड कर रहे थे, फिर कहाँ से किसने किसको दबाया, फेलियर के क्या कारण थे, उसके बाद जमींदारों का क्या रहा, किसानों का क्या रहा, मजदूरों का क्या रहा, जो हमारे राजे रजवाड़े थे उनका क्या योगदान रहा, किन्होंने साथ दिया, किन्होंने विरोध किया। उसके बाद फिर अलग अलग जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उनका क्या परपेक्ष है, इंडियन हिस्टोरियन थे उनका क्या परपेक्ष है, वीर सावरकर साहब उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे, उनका क्या परपेक्ष है। उसके बाद फिर अलग अलग देशों के लोगों ने उसके बारे में क्या बोला, इन सारे टर्म को, उसके बाद उसका विश्लेषण, आकलन कि क्या वो सफल रहा, असफल रहा, आगे के आने वाली स्वतंत्रता की क्रांति में उसका योगदान कैसा रहा। ये सारे चीज मैं जितना एक 1857 के टॉपिक को कंप्लीट बता दिया, तो इसी तरीके से आपके हर पॉइंट वो तैयार होने चाहिए। वो कार्तिकेयन जी ने बेहतरीन बनाया है। उनका आप मेंस का कॉपी देखेंगे तो एक तो जो ये कि फुल टॉपिक उन्होंने लिखा ही एग्रीकल्चर का, साथ के साथ उसका एक पेज उसी टॉपिक के लास्ट में उनका समरी शीट बना हुआ है। और वो समरी शीट हम लोग क्लास में भी ऐसे भी डिस्कस करते हैं। और 1-2 दिन तक अभी हम लोग क्लास का लिंक आपको दे दिया करेंगे। आप जो भी लोग ज्वाइन करके ये सीखना चाहते हैं आके सीख लेंगे। और उसके बाद 10% ही लिखना है। ये कैसे लिखना है, क्या करना है, ये लंबा टॉपिक है। इस पे हम लोग बाकायदे 1-2 दिन तक टाइम लेकर के किसी ना किसी दिन डिस्कस करके आपको बता देंगे। क्योंकि 17वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन अब आपको सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। वो टफ होते जा रहा है तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई और लोग जरूर तैयारी कर रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। दूसरी बात, अगर आप आज 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप 500 या 1000 लड़कों से पीछे हो रहे हैं। तो वो पीछे नहीं होना है। दूसरा, तैयारी होना चाहिए तो एक बार में होना चाहिए। एग्जाम निकले या ना निकले वो दूसरी बात होती है। अगर आपने एक बार 100% अपना एफर्ट लगाया है, मैं ज्यादा नहीं 6 महीने लगाने के लिए कह रहा हूँ और डेली 8 घंटे लगाने के लिए कह रहा हूँ, इससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें भी 6 घंटा पीटी पे दीजिए, 2 घंटा या 3 घंटा अभी भी आप मेंस पे दे सकते हैं। 5 घंटा पीटी पे दे लिए, 3 घंटा मेंस पे दे लीजिए, आराम से दे सकते हैं। और वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, यही टाइम रहता है 9 से 10, 10 से 11 ही हम लोग डिस्कस करते हैं सारी चीजों को। जो भी डाउट होगा इस तरीके का, घटना चक्र का बार बार डाउट आ रहा है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको आश्चर्य लगेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक हम लोग बैच चलाते थे 75 डेज करके, कोई प्रमोशन नहीं है। उसमें क्या हुआ कि आप सोच नहीं सकते, जब मैंने उस बैच को डिजाइन किया था और स्टार्ट किया था, भरोसा हमको खुद नहीं था कि क्या ये 75 दिन में हो सकता है। उसमें क्या क्या कंप्लीट करवाया गया है, एनसीईआरटी 6 से 12 प्लस घटना चक्र प्लस करंट अफेयर, आपके सारे सब्जेक्ट के 75 दिन में कंप्लीट करवाए गए हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि वो जो बैच हम लोगों ने पेड पढ़ाया था, मतलब पेड होमवर्क कराया था, उसको मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे करके फ्री में ही उसका डे बाय डे पूरा शेड्यूल डाल दूंगा। ये ऑनलाइन प्रॉमिस है, ये रिकॉर्ड होके जाएगा, हम इसको पूरा करेंगे। आप लोगों को मैं वो लिंक दे दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब करके फिर देख लीजिएगा, उसमें वो फ्री में रहेगा आपके लिए, वो अवेलेबल रहेगा। बहुत सारा स्टेप हम लोगों का ऐसा रहता है जिसका हम लोग कोई चार्ज कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये उस बैच का मैं पूरा डाल दूंगा। और उसमें जो करंट अफेयर की चीजें हैं उसको हो सकेगा तो मैं अपडेट भी करवा दूंगा अपने टीम मेंबर से कह के। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगा। दूसरा, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं अभी। यही आप 3 महीना बाद हमसे पूछने के लिए आइएगा, उसमें हम सलाह भी नहीं देंगे कि आप नोट्स बनाइए। इसलिए अभी से जागृत होइए, अभी से पीटी और मैं दोनों का तैयारी कीजिए और दोनों का नोट्स बना के तैयार कर लीजिए। बार बार गौरव सर और कार्तिकेयन सर क्या कह रहे हैं कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। प्रतीक जी जैसे बोल रहे हैं कि सर हमने पटना का कोई टेस्ट नहीं छोड़ा था, बिल्कुल आपने नहीं छोड़ा था। आपका कहीं ना कहीं तो दिख रहा है ना लैकनेस कि सर वो सिनॉप्सिस में दिक्कत हो गया, वो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो गया। मेरा कहना यह है कि चाहे घटना चक्र हो, चाहे एनसीईआरटी हो, आप किसी भी किताब को छोटा मत समझिए। एनसीईआरटी भी पढ़िए, घटना चक्र भी पढ़िए और एडवांस लेवल की जो किताबें हैं उनको भी पढ़िए, उनको भी नहीं छोड़ना है। कार्तिकेयन सर इस बात पे बार बार फोकस करते हैं कि होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए और कोई चीज मत छोड़ो। पेपर भी पढ़ो, करंट अफेयर भी पढ़ो, मैगजीन भी पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दूसरे लोग पढ़ रहे हैं ना, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और पढ़ रहे हैं।
तो इस चीज को आप लोग लेकर चलिए, ठीक है। एक प्रिंस और का रुपेश जी, हाँ हाँ ये है कि सभी कैंडिडेट्स को ये मतलब बोलना चाहूंगा कि आप तैयारी स्टार्ट कर देना, ये नहीं कि बस हाँ अभी बस जोड़ रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे ये करेंगे बस। अब दिन ज्यादा नहीं बचा है, 6 महीने बीत जाते हैं तुरंत। देखते देखते मार्च बीत गया। बहुत लोग 1 मार्च को सोचे होंगे पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन वो आज 31 मार्च है, वो आज भी वहीं उसी स्टेज पे होंगे। ठीक है, तो ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप पहले स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, स्पीड में बहुत ज्यादा स्पीड में कीजिए, क्योंकि सर भी बोल रहे हैं रुपेश सर कि आप अगर 8 घंटा 9 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आप वैसे ही पीछे हो चुके हैं। जो जॉब में है वो तो इतना मेहनत कर ले रहे हैं, तो जो अभी जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो और पढ़ना चाहिए। 8 घंटा क्यों, 10-12 घंटा पढ़िए। 10-12 घंटा आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा वो नहीं है, सुनिए। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कल से कीजिए या फिर आज रात से कीजिए, लेकिन पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए। वो लैक नहीं करना है। ऑफ कोर्स। हाँ अंजलि, क्या सवाल है आपका? हाँ, जी सर, आप वो टेस्ट की कॉपी के बारे में जो बताए हैं उसको थोड़ा डिटेल में बताते कि उसमें अच्छा क्या लिखना है, ठीक जो ठीक ठीक मिस्टेक्स कर रहे हैं वो, या ठीक कैसे उसको बनाना है? जी। देखिए इसमें क्या होता है कि वो मेरे पास बनाया हुआ है, मेरी बहुत मोटी मोटी कॉपी है। मैं उसका कुछ पेज जो है कि आपको बकायदे कल क्लास में जब आऊंगा अगले दिन में, तो आपको बकायदे मैं पूरा बता दूंगा कि बनाना कैसे है। देखिए उसमें 2 चीजें करनी होती है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि टेस्ट देना होता है। पढ़ने का स्पीड आप बढ़ाइए, हो सके तो टेस्ट को 1.5 घंटे या 1.25 घंटे में भी समाप्त कर सकते हैं, अगर आपके पढ़ने की स्पीड अच्छी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ छोड़ के भाग जाना, वो नहीं करना आपको। उसको मान लीजिए कि 1.5 घंटे में आपने टेस्ट को कर लिया, 1.5 घंटे में ही करने का प्रयास कीजिए। 2 घंटा घर पे तो मत लगाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर भी तो रहते हैं आपके ऊपर। उसके बाद जितने क्वेश्चन सही हुए, जो क्वेश्चन गलत हुए, शुरुआत के दौर में बहुत हाई तौबा नहीं करना है। आप उसको अपॉर्चुनिटी मान के चलिए कि आज हमको इतना क्वेश्चन सीखने के लिए मिला। उसके बाद क्या करना है कि हर क्वेश्चन के आंसर को पढ़ना है, चाहे आपने उसको तुक्के से सही किया हो, चाहे आप उसका सब सॉल्यूशन जानते थे तो भी उसको पढ़ना है। टेस्ट के सॉल्यूशन में जो अच्छे टेस्ट होते हैं, उसके सॉल्यूशन में बाकायदे पूरा चीज लिखा हुआ रहता है कि ये यहाँ पे है, उसके और भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके टेस्ट का नाम ऊपर में लिख लेना है, 1 2 3 4 करके डाल देना है। और उस क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिले, चाहे वो क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, इट डजंट मैटर, उसको अपने कॉपी में शॉर्ट में नोट करते जाना है। सप्ताह के अंत में या 15 दिन के अंत में उस कॉपी को आप बार बार पलटा पलटा के देखेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन हम जानते थे वो तो मेरा ठीक हो गया, जो क्वेश्चन नहीं जानते थे ये गलत हुआ था, इसको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा हाईलाइट करना है। ये चीजें काम करती हैं, और ये मैं अपने तरीके से नहीं बता रहा हूँ। मेरा ही एक फ्रेंड है और कार्तिकेयन जी भी जानते हैं, वो शशि है, वो शशि बताया था कि हम इसी तरीके से काम करते थे। वो शशि भी बीपीआरओ है इन्हीं लोगों के साथ, ठीक है। तो ये किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। आप लोग इस चीज को करके देखिए टेस्ट में, ठीक है। हाँ, प्रिंस का सवाल है कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी जनरल कंपटीशन के लिए निकला हूँ और अभी मैं वो तैयारी करना चाह रहा है, शायद इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। सर प्लीज तैयारी कैसे करें, प्लीज रिप्लाई मी। ओके, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रिंस, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आईएएस बनना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि फर्स्ट ईयर से आप तैयारी करने मतलब कि अर्ली स्टार्ट आप ले रहे हैं, तो अर्ली स्टार्ट लेने का फायदा ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर्स में हैं तो सबसे पहले तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, जहां भी आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है उस बात को छोड़ दीजिए। आप अपने कॉलेज के सिलेबस को 100% कंप्लीट कीजिए। दूसरा है कि आप अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, जो बच्चे और भी स्टार्टिंग फेज में अभी हम लोगों को सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी की किताब को क्लास 6 से 12th को अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ने का प्रयास करें, खुद से पढ़ने का प्रयास करें। नहीं तो हम लोगों के साथ भी आप आके पढ़ सकते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, या फिर और भी कहीं आपको यूट्यूब पे दिख जाता है तो वहां भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़ें, उसमें जो भी उसके चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए, दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है। उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार पहले रीडिंग करनी है, हो सके तो उसका कुछ शॉर्ट नोट्स आपको ले लेना है। दूसरी बात है कि पेपर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली 1 पेपर या 2 पेपर आप जरूर पढ़ें। वो आपके जीवन का हैबिट होना चाहिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो नहीं करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात क्या है कि आपके जो भी कॉलेज में कंपटीशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटी होती है, वो फिर जो भी जहाँ भी एंकरिंग करने का मौका मिले, भाषण देने का मौका मिले, काव्य पाठ करने का मौका मिले, या भी और भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेने का हिस्सा मिले, या समाज में कोई सोशल कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिले, कहीं लीडरशिप का रोल निभाने का मौका मिले, तो उन सब में आप जम के पार्टिसिपेट करें। ताकि उससे होगा क्या कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में उभरेंगे, वो आपकी जो एटीट्यूड है उस तरीके की हो जाएगी। यहाँ जो भी लोग हैं, चाहे हम हो या कार्तिकेयन हो या गौरव जी हो, कार्तिकेयन अपने कॉलेज के मिस्टर फ्रेशर रह चुके हैं, हम खुद क्लास 6 से लेकर के स्टार्ट किए थे
पहले तो मॉनिटर बना करते थे। क्लास 6 में हम लोगों के स्कूल में बाल सांसद हुआ करता था। मैं 6 से लेकर के 10 तक उस बाल सांसद का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो ये चीजें धीरे एक दिन में डेवलप नहीं हुई है। मैं 2004 से न्यूज सुनता आ रहा हूँ, बहुत छोटा था उस टाइम पे। आप सुन सकते हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल अडवाणी, कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, उन नारों को मुझे याद है आज के समय तक। तो उस समय से हम लोग सुन रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे करके डेवलप होती है, तभी जो है कि चीजें बनेंगी आपकी। इसलिए आपको जितना भी टाइम मिला है इन सारी चीजों को पढ़ें। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इनको करने का अच्छे से प्रयास करें। फिर धीरे धीरे जो है कि यूपीएससी के सिलेबस को आप देखें, उसमें जो भी बेसिक किताब हैं उसको पढ़ते जाएंगे तो आपका जो है कि आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल? चंदन, मिथिलेश कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ सर, मेरा मेरा प्रश्न था सवाल है सर। सर। हाँ बोलो मिथिलेश। हाँ, हम बोल रहे हैं सर कि सर स्टार्ट कैसे किया जाए, मतलब कि एक ही किताब यानी पढ़ा जाए या कि 2 किताब 3 किताब एक साथ पढ़ा जाए, कैसे ये किया जाए सर? ठीक है, और चंदन का क्या सवाल है? सर मेरा प्रश्न है कि सर एनसीईआरटी क्या रोल रहता है सर प्रीलिम्स मेंस में? बताएं बताएं आप लोग। रागनी इसका भी सवाल ले ही लेते हैं, रजनी का सवाल है। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ कोई सर को देखा था कि एक्स आरपीएफ एसआई है, तो सर ये एग्जाम दिसंबर में ऐसा आने वाला है। तो फिर सर पहले भी वनडे एग्जाम दिया, लेकिन मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं छोड़ के आ जाती थी मैथ्स 2-4 ऐसा बना के, तो मेरा हमेशा ही रुका है। बाकी अदर पार्ट में ठीक मार्क्स आते थे। तो सर अभी मेरे को निकालना ही है सर, ये मैथ्स है सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए। तो सर कैसे तैयारी करें कि इस बार तो हो ही जाए ऐसा? तो एक एक करके लेते हैं। पहले मिथिलेश का सवाल लेंगे, उसके बाद फिर इनका चंदन का लेंगे, फिर इनका रागनी का लेंगे। मिथिलेश का सवाल एड्रेस कर लिया जाए। कार्तिकेन जी, ये गौरव जी। मिथिलेश का क्या प्रश्न है? मिथिलेश जी आपका प्रश्न क्या था? हाँ सर। एक बार प्लीज। हाँ सर, मेरा सवाल है सर कि एक तैयारी जो सर स्टार्ट करेंगे तो सर उसमें एक ही साथ 2-3 बुक स्टार्ट करें या ठीक है, ओके 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 ओके। ये जी सर, मैं समझ गया। देखिए, आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया कॉमन स्ट्रेटजी। कॉमन स्ट्रेटजी में इतना ही था कि आप एक सब्जेक्ट का एक सोर्स रखेंगे, वो स्टैंडर्ड सोर्स। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास लगता है कि समय है 70 देना है, तो आप देख लीजिए कि आपका अगर एनसीईआरटी पहले पढ़ा है तो एनसीईआरटी नहीं पढ़िए, डायरेक्ट घटना चक्र पे आइए, लुसेंट पढ़िए और अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए। अगर आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा है तो मेन 4 सब्जेक्ट पे काम करिए। पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास 11 का एनसीईआरटी जो एंशिएंट का है, मेडिवल का है, मैंने बताया कि एंशिएंट के लिए आप आर एस शर्मा का बुक प्रीफर करना है, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा करना है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है। मतलब हिस्ट्री का मतलब यही 3 बुक पढ़ना है। उसके बाद आप घटना चक्र किस लिए? क्वेश्चन करने के लिए। और लुसेंट किस लिए? जितने भी डेटा है, फैक्ट्स हैं, फिगर है, उसके लिए है। ये मैंने 3 बुक बताया है, तो तीनों का अलग अलग रोल है। घटना चक्र का बुक जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जो पढ़ना था आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट और डेटा रिवीजन ही हो रहा है। उसके बाद जब आप लुसेंट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेगी। 70% 60% चीजें आपने एनसीईआरटी और घटना चक्र में कर लिया है, तो एज ए रिवीजन के रूप में काम करेगा। ये हर सब्जेक्ट पे लागू होता है। और घटना चक्र की बुक आप जस्ट समझिए कि एक जितने भी पीसीएस का है वो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, तो उसको आप मतलब स्किप नहीं कर सकते हैं। और ये कॉमन है हर सब्जेक्ट का। आप एक एक स्टैंडर्ड बुक, पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ मत पढ़िए। लक्ष्मीकांत पढ़िए, घटना चक्र से क्वेश्चन करिए, और मन कर रहा है क्वेश्चन करने का, यूपीएससी प्रीलिम्स का उठा लीजिए, क्वेश्चन करिए, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन का हम लोगों ने चर्चा किया कि क्वेश्चन कैसे करना है। अगर मान लिए 2023 का क्वेश्चन उठाएं, उसमें जितने पॉलिटी के क्वेश्चन आए, तो उसमें आपको नहीं बना तो उसको लिख लीजिए, उससे संबंधित क्या क्या और कंसेप्ट है, कौन कौन सा आर्टिकल्स है, कौन कौन सा उसमें कुछ अगर नया रिसेंट इनिशिएटिव्स है, इस तरह से काम करना है। लेकिन
प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ही सोर्स होगा। घटना से तो कॉमन है, उसको तो बनाना है, वो तो टेस्ट के रूप में लेना है, उसको टेस्ट से सीख रहे हैं। बाकी एक प्रत्येक वो स्टैंडर्ड बुक रखना है। हिस्ट्री बता ही दिया, पॉलिटी का बताया नहीं, साइंस का क्लास 8, 9, 10 हो गया, एनसीईआरटी बस। अच्छा कार्तिकेयन जी, फॉर एग्जांपल मैं एक मिथिलेश जी को बताना चाहूंगा हाँ सभी बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक क्वेश्चन ऐसे ही मतलब आया हुआ था कि कौन सा कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लाइन पास नहीं करता है, तो वो सवाल मेरा गलत हुआ था। तो जब मैं बाद में उसे जब पढ़ने बैठा तो मैं सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नहीं किया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज गुजरती है, इक्वेटर लाइन से कौन कौन सी गुजरती है, और जो भी उससे रिलेटेड है वो सबको भी मजबूत किया। तो वो सेक्शन मेरा प्रिपेयर हो गया। तो ऐसे ही किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और था, पॉलिटी का था, वो हायरार्की वाला कि सबसे ऊपर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो वाला। तो वो वाला भी गलत हो गया था। तो फिर मैं जब उसे पढ़ने बैठा तो उससे रिलेटेड और भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी तैयार किया। तो ऐसे ही किया जाता है। आप जब टेस्ट देंगे, गलत होगा तो उस टॉपिक को आपको लिख लेना है, बाद में उससे रिलेटेड सारा चीज कर लेना है, उससे क्या रिलेटेड आर्टिकल्स है, क्या प्रोविजंस है, या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ है तो उससे क्या है, नहीं है, करंट में क्या हो रहा है। तो ऐसे करके प्रिपेयर आपका वो टॉपिक हो जाएगा। दूसरा चीज है, जो भी फ्रेशर है, मिथिलेश जी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करने में दिक्कत है, कुछ भी है, तो ज्यादा इधर उधर करने से भी मतलब टाइम वेस्ट होता है। आप कोई अच्छा सा कोचिंग ले लो ना, सोर्स ले लो कोई। अगर मतलब कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोचिंग किया हूँ, हेल्प सबको वो हेल्प मिलता है, वो एज ए बूस्टर काम करता है। टीचर आपको गाइड करते हैं क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सही वे में पढ़ना है। तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं जो बिगिनर है। जो तैयारी करके बैठे हुए वो तो उनके लिए भी सेल्फ स्टडी ही बहुत बेस्ट है, वो कहीं से नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको यूट्यूब का चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसको चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पे जो है कि होमवर्क धीरे धीरे करके वो सारे अपडेट हो जाएंगे। उसमें मेंस आंसर राइटिंग के जो होमवर्क, एक्चुअली वो पेड क्लास के होमवर्क होते हैं, वो मैं वहाँ फ्री में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, वहां पे दिख जाएगा। हाँ कुंदन, क्या सवाल है? नहीं, रुपेश जी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैंने देखा है इनका कंटेंट या फिर पढ़ाने का तरीका, तो इनका भी बहुत अच्छा है। और बहुत ही मिनिमल फीस, जो मतलब बहुत बेसिक मिनिमम होता है वो रहता है। तो अगर उसमें आपको बहुत अच्छा कुछ कंटेंट मिल रहा है तो देन यू मस्ट ज्वाइन। 250-500 रुपए आप वैसे भी बर्बाद कर देते हैं। तो आप यहाँ से, जहाँ से जो लोग टॉपर्स बैठ के पढ़ा रहे हैं या फिर जो बहुत एक्सपीरियंस आ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली वहां से आप अपना हेल्प जरूर, आप अपना मार्क्स को बूस्ट कीजिए। और ये मैं मतलब जी बूस्ट होगा। आप सेल्फ स्टडी कितना भी अच्छे से कर लो और फिर कोई अच्छे मेंटर्स का हेल्प ले लो, तो देयर इज अ डिफरेंस। वो आपको गाइड करेंगे कैसे क्या पढ़ना है। सभी चीज तो नहीं पढ़ना है ना, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक यू शुड मतलब आप ये ज्वाइन करना चाहिए आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑफ कोर्स। मेरा एक सवाल था जी कुंदन जी। सर, एक एसए को लेके, सर एसए को लेके वो कौन सा बुक प्रेफर करें इंग्लिश मीडियम के लिए, ओके और दूसरा डीआई के लिए भी? जी बताएं। देखिए ऐसे के लिए जो है ना, पहली बात तो कोई बुक नहीं होता है। और अगर बुक आप करना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे कि विजन का आता है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे का जो बेसिक तैयारी है ना, वो अकुमुलेशन ऑफ ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, एथिक्स हो। और हमारा जो लोकल डायलेक्ट्स अभी जो आप देख रहे हैं, जो प्रश्न आता है बिहार का सेक्शन 3 में, तो ये तो लोकल डायलेक्ट्स वाला जो आता है, वो आपका जो हम लोग आम जीवन में देखते हैं, अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे जो है अकुमुलेशन है। अब जितना अच्छा आपका जीएस बेहतर होगा, उसको आप उतने बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे। और ऐसे का बेसिक कंसेप्ट ये है कि पहले आप जो जो बहुत कॉमन टॉपिक है उस पे काम करें। वीमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, टूरिज्म, हेल्थ, साइंस एंड टेक, ये सब आपका बेसिक है। इसका आप अलग अलग एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, रिसेंट उससे संबंधित गवर्नमेंट की स्कीम, इन कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। जब ये आप पर्सपेक्टिव, ये व्यू आपका जब बनेगा, तो ऐसे बहुत इजी काम है। वहां पे तो कम से कम 1250 में लिखना होता है, यहाँ तो और कम है, 700 ही लिखना है 700 वर्ष में।
तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, लेकिन वो कब बनेगा जब आपका एक बेहतर उसका तरीका एक ही है कि आप प्रत्येक टॉपिक को तैयार कर लें, उससे संबंधित कोट्स और अलग-अलग पर्सपेक्टिव में जिन्हें चर्चा किया मैंने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, उसमें हिस्टोरिकल जरूर ऐड करें, करेंट ट्रेंड्स क्या है, करेंट सिनारियो क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट का क्या है। अब मान लीजिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का आप चर्चा नहीं करते हैं, आपने वीमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे लिख दिया, मतलब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स छोड़ दिया। अगर आपने पीआरआई का चर्चा नहीं किया कि 50% रिजर्वेशन बिहार में मिल रहा है, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 का चर्चा नहीं किया, तो ये मतलब आना चाहिए। अब उसमें महात्मा गांधी का चर्चा नहीं कर रहे, तो कोट्स का, तो ये आपका क्या है, मतलब बेसिक चीज है। ये कब होगा, आप प्रत्येक टॉपिक का एक ठीक ठाक नोट्स तैयार करेंगे हर एक पर्सपेक्टिव में। मैंने जो बताया एस्पेक्ट्स, अलग-अलग एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब हिस्टोरिकल, करेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का स्कीम्स, तो ये जब तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कोई कैसा भी टॉपिक आएगा तो इजी होगा लिखना। अब प्रयास करें कि अभी से ही कलेक्शन करें कोट्स का, जैसे कि मान ली एजुकेशन से कौन कौन सा कोर्स हो सकता है, मलाला यूसुफजई का कोर्स है, अ पेन अ पेपर, तो बहुत सारा है, गांधी जी का कोर्स है, तो वो कोर्स तैयार करने का प्रयास करें, एजुकेशन से संबंधित, एम्पावरमेंट से संबंधित, नेशनलिज्म से संबंधित, मोरल एजुकेशन, मोरल वैल्यू, हर एक तरह का उसे तैयार करेंगे तो बेनिफिट होगा। और बाकी नोट्स बनाइए पहले बेसिक टॉपिक्स का, जब ये आपका तैयार होगा, और तो बाकी तो फिर जहाँ सारा जीएस है, जीएस तो पढ़ेंगे। बताइए कुंदन जी, हाँ कुछ सर, फॉलोअप क्वेश्चन तो है? आ गया। हाँ ठीक सर, एक और डीआई के लिए बता दो कोई सर। हाँ, डीआई के लिए क्या है ना, पहला नंबर डीआई के लिए कुछ नहीं करना है, 69 से उठाना है, बना के देख लीजिए। अगर लगता है कि बन जाता है तो बस बेसिक कंसेप्ट सीख लेना है, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर वाला, प्रॉफिट लॉस, दूसरा वार डायग्राम कैसे बनता है, तीसरा जो पाई चार्ट वाला होता है, यही 3-4 तरह का प्रश्न आता है, और एक लाइन डायग्राम वाला, जो बस 4 तरह का प्रश्न आता है। अगर आपको लगता है कि बन जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो 69 से लेकर के 60 से 62 तक प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रत्येक मान ली 4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो कुल मान ली 10 साल का हो गया, तो 10 चौक 40 क्वेश्चन इधर हो गया, बाकी एक बुक ले लीजिए, एलके झा का बुक आता है, किसी का एक बुक ले लीजिए, बस है ना। काफी उसके लिए बहुत ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, वो बेसिक है, प्रैक्टिस की तो जरूरत है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बार डायग्राम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपका पाई चार्ट, बस उसको प्रैक्टिस कर एलके लेना। झा सर बताए थे। एसके हाँ। सेठ या एलके झा? और जिसका मैथ थोड़ा वीक है, यूट्यूब पे एक चैनल है, पर्सनली मैं पढ़ा हूँ, वो बहुत हेल्पफुल है, E1 सर कोचिंग सेंटर मेरा है, एक प्रश्न था। तो आप लोग वहां से भी हेल्प ले लेंगे। E1 यूट्यूब चैनल है एक, कौन सा चैनल? E1 करके है, उसको देख E1 जी जी। एक सवाल, हाँ E1 ही नाम है उसका। एक सवाल है अंकित कुमार शर्मा का, ये इसका सवाल ये है कि सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है लेकिन मैं मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, साथ में ऐसे राइटिंग के कैसे करें, स्टार्ट करें सर, ये बताया जाए। तो एक तो ऐसे राइटिंग के बारे में कार्तिकेयन सर ने डिटेल में बता ही दिया। तो अंकित जी आपसे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि आपका कौन कौन सा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और मेंस में क्या हुआ, कितने मार्क्स आए, थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो हम ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो अंकित जी है क्या? सर हाँ बताएं अंकित, आपने कौन कौन सा प्रीलिम्स दिया और कौन कौन सा हुआ, मेंस में कितने मार्क्स आए, कहाँ पे? प्रीलिम्स मेंस में सर मैं 66 दिया था जी। उसमें जीएस पेपर 1 में अच्छे नंबर आए थे, 162 के आसपास जी। और जीएस पेपर 2 में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, लगभग 102 के आसपास आए थे सिर्फ। और ऑप्शनल था उस वक्त, था, तो वो ऑप्शनल में 142 आए थे। अच्छा। तो सबसे सौभाग्य की बात यह है कि कार्तिकेयन जी और कुमार गौरव जी दोनों ही 66 के बैच के ऑफिसर हैं, तो आप लोगों को तो ये बेहतरीन गाइड कर देंगे। अगर ये आपने स्कोर आप हुआ है बताइए गौरव जी, बताइए आप। 160 प्लस, कार्तिकेयन सर अगर इनका GS1 में स्कोर 160 प्लस हुआ है तो दैट मींस इनका प्रिपरेशन GS1 में अच्छा था। 66 में हाँ, क्योंकि बिल्कुल। क्वेश्चन करंट में बहुत वो डेविएट हो गया था, ठीक है।
तो डेट मीन्स कि आपने इसको हिस्ट्री से किया है, स्टैटिक से किया है। GS2 में आपका मार्क्स थोड़ा लो हो गया है, 102 बहुत कम हो जाता है। एटलीस्ट आपको 130 135 प्लस करना चाहिए। और दूसरा है कि ऑप्शनल में भी आपका मार्क्स, ऑप्शनल कौन सा था आपका? हिस्ट्री ऑप्शनल था। उस साल हिस्ट्री का क्वेश्चन इजी था, वह लोग 170 180 भी लाए हुए हैं 66 में। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शनल भी, आप उस वक्त उतने स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका नहीं था, इसीलिए आपका कम हुआ है। क्योंकि उस साल हिस्ट्री में हमारे दोस्त बहुत लोग हैं जिन्होंने 180 तक स्कोर किया था बहुत आराम से। कहीं ना कहीं आपका वो साल वो हिस्ट्री भी होगा। तो सर बताइएगा कैसे करें? उन सब चीजों को आपको मजबूत करना होगा। पॉलिटी सेक्शन को आपको बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो थोड़ा फिलोसफिकल नेचर का होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। काम पढ़ने से तो फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जो एडिटोरियल होता है हिंदू में या फिर इकोनॉमिक ये इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, तो वहां से आपका वो जो है एनालिटिकल पार्ट या फिर जो फिलोसफिकल पार्ट है, वहां से वो आपका कवर होगा। तो आपका एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। कार्तिकेयन सर भी मुझे एक बार बता रहे थे कि वहां से वो ज्यादा अच्छा से स्कोर हो पाता है एडिटोरियल, क्योंकि आप फैक्ट्स वो पूछ नहीं रहा ना। वो पहले पूछते थे कि डायरेक्ट पूछते थे कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो पूछते हैं इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरेन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे वहां पे क्रैक करते हो, कैसे उस वक्त वहां पे सोच पाते हो, तो वो सबकी मतलब बात है। जैसे वो अगर पूछते हैं आप जुडिशरी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म से पूछ रहे हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म चलो तो फिर भी वो भी कोर टॉपिक है, आप वहां से कर लोगे। लेकिन फिर उसको अगर आप करंट या फिर कोई आर्टिकल से कोई एडिटोरियल से कुछ अगर जैसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज दिखते हैं कुछ चीज, अगर आप वहाँ उसके अनुसार लिखोगे, उनका थॉट प्रोसेस ओपिनियन भी लिखोगे, देन इट विल ब्रिंग यू मोर मार्क्स। ठीक है, और अभी तो चेंज हो गया पैटर्न, वैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह भी अच्छे से करना पड़ेगा अब इस साल थोड़ा। तो ये चीज है, आप क्योंकि आप तैयारी किए हुए हैं तो चीजों को बेहतर समझ पा रहे होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा तैयारी करना आसान है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके कंपैरिजन में। बिल्कुल। कार्तिकेयन सर जी, कार्तिकेयन जी। हाँ अंकित जी, देखिए आपका जो है ना, मतलब GS1 तो बेहतर है ही, ऑप्शनल तो अब है नहीं, अब ऐसे है। तो ऐसे है तो मतलब जो आपने पढ़ा है GS1 में, तो आपको हिस्ट्री करने का जरूरत नहीं, GS2 पे काम करना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेना है। आप लेवल बढ़ाने का मतलब जो यूपीएससी की मैगजीन आती है उस तरह का मैगजीन को फॉलोअप करिए, मंथली भी और ईयरली भी आती है। PT 365 है, PT मेंस 365 है, उस तरह का मैगजीन को फॉलोअप करना है और प्रयास करना है कि उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाए। और ऐसे के लिए अभी मैंने जो चर्चा पीछे से किया है कि ऐसे क्या है, कुमुलेशन ऑफ ऑल द GS सब्जेक्ट्स है, तो उससे तो हो जाएगा। GS2 में थोड़ा सा पॉलिटी का गौरव सर बताएंगे, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी। तो इकोनॉमी और इको ज्योग्राफी में तो क्या हो गया कि एप्लीकेशन पार्ट है, और जब से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा अब ज्योग्राफी का कोर सब्जेक्ट भी, कोर टॉपिक भी पूछता है। तो थोड़ा सा वही 11th और 12th की NCERT पढ़ लेनी है, उसका अगर नोट्स बनाया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो बना लेना है उसका। मान लीजिए ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या है आपका, अनलिनो से इधर पूछता है प्रश्न, जो बेसिक ज्योग्राफी का प्रश्न है वो पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में अभी भी एप्लीकेशन पार्ट ही है, बस थोड़ा सा उसको करेंट से रिलेट कर दिया गया है। तो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लेना है, मैगजीन रेगुलर फॉलोअप करिए, जो प्रश्न आए हैं उससे अपना थोड़ा सा नोट्स बनाइए, थोड़ा सा कंटेंट को अपग्रेड करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ वही मैं जो कह रहा हूँ कि लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा और नोट्स अपडेट करना है, टेस्ट लगाइए हो जाएगा। ओके, हाँ बताइए नेक्स्ट। रागनी का सवाल था। तो रागनी, जो तुम सर की बात कर रहे हो वो जो है कि रंजीत सर हैं, जो पहले RPF थे और अभी वो जो वेलफेयर ऑफिसर हैं, और वो अभी बीपाड में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कोई मिली होगी कि किसी दिन, हो सकता है। वो सर भी आते रहते हैं और जो है कि आप लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो सवाल तुम्हारा था कि मैथ्स कमजोर है, तो जो भी और भी छात्रों का 10 नंबर का मैथ्स यहाँ भी आता है, आपका BPSC में भी। तो मैथ्स के लिए कुछ हो ना हो, हम लोग इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं, कार्तिकेयन भी इंजीनियर है, तो हक बनता है बोलने का, तो बोल लेते हैं। देखिए, अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक आता है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है।
कोई इंजीनियरिंग का मैथ नहीं है, कोई एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है, कोई अलजेब्रा, कोई कैलकुलस, कहीं कुछ नहीं है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह कहीं कुछ है ही नहीं। सिंपल सिंपल मैथ आपके पूछे जाते हैं। क्या करना है आपको? परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये जितने भी टॉपिक है 3-4 चीज को गांठ बांध लीजिए, जो भी और भी बच्चे हैं। सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा टॉपिक है एवरेज, चौथा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। अगर इस 4 टॉपिक के ऊपर आपका ठीक ठीक तरीके से कमांड है, अर्थमेटिक के मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को आप घुमा फिरा के इन कॉन्सेप्ट से बना ही सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर कमांड करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना है कि जैसे एवरेज है तो एवरेज होता क्या है, परसेंटेज है तो परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 100 में से किसी चीज को नापना, उस 100 में से उसको उसके कंपेयर में लेके आना। एवरेज मतलब है किसी भी ऊंचे नीचे जमीन को समतल कर देना, सबको बराबर कर देना। आपके किसी दोस्त के पास कम पैसे हैं, किसी दोस्त के पास ज्यादा पैसे हैं, सबको मिला करके उसमें अगर दोस्तों की संख्या से भाग दे देंगे तो वो एवरेज निकल जाएगा। आपको मैथमेटिक्स को इस लेवल पे समझना है, ठीक है? और ये कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ में कुछ आता है तो एनसीईआरटी जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में चलती है, उस किताब को उल्टाइए। उसमें हमको याद है कि क्लास 7th या 6 में एक टॉपिक है जिसमें कि एक चींटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो इतना लंबा सा चींटी है, अगर उसको तुम छोटा सा लिखोगे तो कैसे उसको रेशियो में लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि 100 सेंटीमीटर को हम 10 सेंटीमीटर में लेंगे तो 10:1 का रेशियो बनाएंगे उस तरीके से। तो थोड़े थोड़े चीजों को जो भी है, चाहे वो डीआई में फंसते हो, सबके लिए यही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है, उसके बाद जम के प्रैक्टिस करना है। किसी भी टॉपिक पे कम से कम 200, 400, 500 क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का दे रहे हो, वो मैथमेटिक्स वहां पे काम करेगा। दूसरे बच्चे अलग अलग कंपटीशन के फॉर्म भरते रहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बीएसएससी का फॉर्म भरा होगा अभी, वहां भी मैथमेटिक्स आना है। और भी जो है कि रेलवे का फॉर्म भरा होगा, या और भी वनडे कंपटीशन का आप एसएससी वगैरह का फॉर्म भरते हैं। तो मैथमेटिक्स को आपको क्या करना है? एक बार बना लेना है। जिंदगी में मैथमेटिक्स एक बार ही बनाया जाता है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस किया जाता है। एक बार अगर आपने ठीक से मैथमेटिक्स बना लिया ना, तो मैथमेटिक्स वो आपका दोस्त बन जाएगा जो जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मैं अपने कई सारे दोस्तों को जानता हूँ, बीइंग एन इंजीनियर, तो बहुत सारे लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा रहता है, ऑब्वियसली बात है, इंजीनियरिंग वालों को तो रहता ही रहता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक जीके जीएस पढ़ करके वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे यूं ही चले गए। वनडे कंपटीशन दिया, उनके लिए मजाक था। साइंस आता ही है पहले से, मैथमेटिक्स आता ही है। अगर मैथमेटिक्स आता है तो रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है तो हो गया। पढ़ना क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, काम खत्म। इतनी नौकरियां निकलती थी ना उनकी, वो मजाक मजाक में चले जाते थे नौकरी एग्जाम देने के लिए, और वो निकल जाता था, फिर ज्वाइन नहीं करते थे, बस ऐसे ही गए, हो गया। वैसे है मेरे फ्रेंड, अगर चाहे तो हम किसी दिन उनको बुला देंगे। लिस्ट लंबा लिस्ट है, कार्तिकेयन जी हैं यहाँ पे पड़े हुए, देखिए इन्होंने कितना दिया। वो दरोगा का मेंस निकल गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाते तो वहां भी जाके ये भी एग्जाम निकल गया, वो भी एग्जाम निकल गया, पता नहीं कितना कितना एग्जाम इनका पीटी मेंस कहाँ का निकला हुआ है। तो वनडे कंपटीशन में मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है, कोई टफ नहीं है, ठीक है? गौरव जी भी बता रहे थे मैथमेटिक्स को कीजिए तो डीआई बनेगा। तो ये सारी चीज है कि मैथमेटिक्स आराम से हो सकता है, ठीक है? और रुपेश जी, मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन है आप इग्नोर कर भी नहीं सकते, हाँ। क्योंकि मेंस में वो 72 मार्क्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरी में मोर और लेस सबको सिमिलर मार्क्स ही मिलता है, लेकिन मैथ्स अगर आप गलत करके आ जाते हैं तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर आ जाएंगे, या फिर आपको बहुत नीचे वाला पोस्ट मिल जाएगा। मैथ्स में जैसे अगर आप परसेंटेज मजबूत कर लेते तो आपका 3-4 चीज कवर हो जाएगा। परसेंटेज के बेस पे आप प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं, SICI कर सकते हैं आराम से, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें आपका DI वगैरह का जो होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज को सबसे पहले आप लोग कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और एडवांस मैथ पे नहीं जाना है, जो जिसको मतलब मैथ से बहुत डर लगता है, वो 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एडवांस पे टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अरिथमेटिक पोर्शन को आप बहुत ज्यादा मजबूत कर लीजिए, वो आपको DI में भी हेल्प करेगा और फिर प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही। और वो मैथमेटिक्स जीवन में भी काम आता है कि इतना % बुक पे डिस्काउंट है तो कितना डिस्काउंट है, ठीक है? हाँ बताइए प्रतीक। ये बोल रहे हैं कि जैसे एक सीनियर थी हम लोग के साथ, मतलब देती थी टेस्ट वेस्ट, जुबा भंडारी नाम था उनका। तो आप जो बोल रहे हैं घटना चक्र, तो ये बताइए कि एक परीक्षा वाणी भी आता है, मतलब हमको याद है, तो वो कितना रिलेवेंट है, मतलब घटना परीक्षा वाणी की चक्र? कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए। अरे वही प्रीवियस ईयर जैसे आप जो बोल रहे हो, उसमें तो कुछ पहले डिटेल भी दिया हुआ रहता है ना परीक्षा वाणी में। देखिए, चाहे प्रीवियस ईयर, सुन लीजिए मेरी बात को, ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे मत भागिए। देखिए मैं कैमरा ऑन करता हूँ, शायद मेरे हाथ में परीक्षा वाणी की किताब ही है ये, ठीक है? ये भी परीक्षा वाणी की ही किताब है ना?
तो आप इस किताब को देख पा रहे हैं? नहीं सर। 1 मिनट, ये बैकग्राउंड है ये दिख रहा है ना, ये परीक्षा वाणी की ही किताब है ना? यस, ये ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। हिस्ट्री है ये, इसी तरीके से साइंस वगैरह भी आता है। ये बुक काफी अच्छी जी बुक जी है, ठीक है? तो आप जी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके जी अंदर सेम वही जी क्वेश्चन है जो कि आपके घटना चक्र में क्वेश्चन है। तो आप किसी जी एक बुक को पढ़िए, या तो इसी को पढ़ के इसी में बना लीजिए। बस इसके क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, या देख रहे हैं, ये मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, जी ठीक है? तो आप या तो इसको पढ़ सकते हैं या घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, किसी एक को पढ़िए, ज्यादा कंटेंट के पीछे मत पढ़िए भागिए। एकदम रूल बना लीजिए कि एक किताब को जो है कि 10 बार पढ़ेंगे, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ेंगे। बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं जाके, ठीक है? सर एक और चीज है कि वो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला में हो जाता है, क्या? और करंट में खास करके जैसे हिंदी मीडियम के लिए अभी तक तो हम सिर्फ पीडी ही फॉलो करते थे। तो इस बार मतलब देखे थे कि मतलब सेमिनार हुआ, सेमिनार मत कहिए, वो ऐसे ही क्लास में आए थे, कोई 67 या 6 में डीएसपी बने हुए हैं अभी राइट नाउ, आस्था में वो पढ़ाते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं घटना चक्र वाला, उनका हम देखे थे कि वो 69 वाला एनालाइजेशन करके वो बताए थे कि घटना चक्र अब टोटली रिलेवेंट हो चुका है, कि घटना चक्र और लूसेंट पे ज्यादा टाइम नहीं देने के लिए। जी नहीं, इसलिए थोड़ा हम देखिए, कंफ्यूजन हो जा रहा है। इररिलेवेंसी कुछ नहीं होता है, ठीक है? जी ऐसा जी कुछ नहीं होता है कि कोई बुक इररिलेवेंट हो गया है। घटना चक्र जब रेगुलर अपडेट हो रहा है तो वो इररिलेवेंट क्यों हो गया? मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि घटना चक्र तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ के साथ जी जो और भी किताबें जी हैं, जैसे कि आप विजन आईएएस का भी बुक ले सकते हैं, या फिर जो गौरव जी बता रहे थे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, या फिर क्या कहते हैं जी स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो ये भी तो आपको जी पढ़ना ही है ना। मैंने उसको पढ़ने से मना नहीं किया है, वो एडिशनली आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग जो अभी कल से पीटी का क्लास स्टार्ट करवाएंगे तो उसमें इन चीजों को तो बताएंगे ही बताएंगे, एनसीईआरटी घटना चक्र को बताएंगे, साथ के साथ वो सारे जो बुक हैं, जो अच्छे स्टैंडर्ड बुक हैं, वो सारे बुक को भी पढ़ाएंगे। तो वो छोड़ने वाले नहीं है, और वो कवर किया जा सकता है। देखिए, अगर हिस्ट्री है, 1857 की क्रांति लिखी हुई है, स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा ज्यादा पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है, घटना चक्र में उसी का क्वेश्चन है। तो ये दो बुक अलग अलग कहाँ से हो गया? वो एक ही चीज है ना, आप एक जगह कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो रुपेश जी, हाँ, ऐसे देखिए प्रतीक जी, आप जो बोल रहे हैं घटना चक्र कोई बुक नहीं है, थ्योरी का बुक थोड़ी है वो पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है वो। आप उसको एज ए मेन बुक लेके क्यों चल रहे हैं? आपको पहले मेन बुक थ्योरी पढ़ना है, आपको स्टैंडर्ड बुक से पहले थ्योरी पढ़ना है, स्पेक्ट्रम हो चाहे लक्ष्मीकांत हो या जो भी हो, पहले आपको थ्योरी कवर करना है, फिर पहले आप थ्योरी मजबूत कीजिए, फिर उसके बाद आप घटना चक्र कीजिए, या फिर कोई और क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस है आप वहां पे कीजिए, क्योंकि आप मोर और लेस सभी में वही सेम क्वेश्चन होगा ना। ऐसा थोड़ी है परीक्षा वाणी या फिर कोई दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चेंज कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर सेम इन एवरी बुक, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रेंथन योर थ्योरेटिकल पार्ट, फिर उसके बाद आप घटना चक्र फॉलो करेंगे या फिर कोई और बुक फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ चंदन, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल तो सर संस्कृति आईएएस का नोट्स है पीडीएफ सब सब्जेक्ट का, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबका। आपका मैंने आंसर किया था कि अगर आपके पास पीडीएफ है, एक तो सबसे पहली बात कि अगर आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आपके पास कोई टैब या मोबाइल कोई अच्छा सा साधन हो जिसपे कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। किए हुए हैं सर, प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट किए हुए हैं। ठीक, प्रिंट आउट के फॉर्मेट में है अगर, फिर भी वो तो पढ़े, सबसे पहले उसको पढ़ें, उसके बाद उसको जो है अंडरलाइन करें, और हो सके तो अपना सेल्फ नोट्स, जिसको हम लोग बार बार सिनॉप्सिस कर रहे हैं, उसको जरूर बनाने के लिए सीखें। वो सिनॉप्सिस बनाने में थोड़ा सा वो उसकी प्रक्रिया टफ है, लेकिन जब आप एक बार बना लेंगे ना, तो फिर आपको वो एग्जामिनेशन में रामबाण की तरह काम आएगा। अभी यहाँ पे कार्तिकेयन जी हैं और इनको 69 बीपीएससी में जब लोगों के 80 मार्क्स नहीं आ रहे थे, इनको 100 मार्क्स आया हुआ है। इनकी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है कि इनके पास सारे सब्जेक्ट का सिनॉप्सिस बना हुआ है, और वो इनके मोबाइल में है। अभी भी वो मोबाइल खोलेंगे तभी आपको दिखा सकते हैं। तो वो 10 दिन पहले ही मात्र इन्होंने जो है कि उसका रिवीजन स्टार्ट किया था, और जब ये एग्जाम दे रहे थे तो वो ट्रेन में चलते चलते साइंस रिवाइज कर लिए थे। सिनॉप्सिस की ये ताकत होती है, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ। एक दिन हम लोग इस पे टाइम ले करके इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, इस पे आएंगे। ये लंबा टॉपिक है, ठीक है? एक अभी हम 2 मिनट में 5 मिनट में आपको नहीं समझा सकते हैं। ये आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? आप आइए और इस तरीके से हम लोग बहुत सारी बातें आपको बता देंगे, और उसका कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं बताने का, ठीक है?
वो बहुत सारी चीजें आपको ठीक हेल्प कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो पढ़ना उचित रहेगा ना सर, मतलब कि जो एग्जाम के हाँ रिलेवेंट पढ़ना पॉइंट्स हैं। चाहिए। अगर आप उसको पहले पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक कोई भी है, लगभग बातें तो वही रहती है ना। ठीक है, और कोई एक आध सवाल है तो लेंगे, टाइम हो गया है। कोई किसी का कोई सवाल है, एक आध तो लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे। कल से हम लोग जो है कि पीटी का भी वो डिस्कशन करेंगे। सिनॉप्सिस हाँ वो सिनॉप्सिस का बस थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट ठीक है, अच्छा है, वो एक हमको थोड़ा सा चाहिए था। ठीक है, ठीक है। तो वो कुछ कुछ तो मैंने पहले भी शेयर किया था, ठीक है, और कार्तिकेयन जी ने भी शेयर किया था। तो एक तो वो भेज देंगे, और दूसरी बात है कि हम लोग जब क्लास में आएंगे, वो 9 से 10 और 10 से 11 दो क्लासेस आप लोगों के लिए चलती है, बीपीएससी वालों के लिए, फिर और भी बैचेज है हमारे। ठीक है, तो नहीं वो नहीं क्लास मेरा हम होती है, उसमें आप आइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप ये सीखना कुछ चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्लास चलती है तो उसकी भले पेमेंट लगती है। ठीक है, तो वो बैच आपकी आ गई है, उसमें क्लासेस भी चल रही हैं। आप उसमें आइएगा, उसमें एक दिन सिखा देंगे, अपने बैच के भी बच्चों को सिखा देंगे और आप लोगों को भी सिखा देंगे उसमें। ठीक है, ओके ओके। तो आई थिंक कि हम लोगों ने आपके सारे डाउट को लिया। अगर किन्हीं के पास और कोई सवाल है किसी भी तरीके का तो आप पूछ सकते हैं। समय भी काफी हो चुका है। ठीक है, तो कोई सवाल है और आपका? तो हम लोग मिलेंगे कल 9 से 10 पीटी वाले बैच में, और 10 से 11 रात में मेंस वाले बैच में। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। और जो होमवर्क दिया गया है ऐसे आंसर राइटिंग का, उसको आप लोगों ने लिखा है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, गौरव जी थोड़ा सा ये बताएं कि ये बच्चे, कुछ लोग आंसर राइटिंग लिखते हैं और कुछ लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो क्या इन लोगों को आंसर राइटिंग क्यों नहीं करना चाहिए? बार बार करने के बावजूद नहीं करते हैं ये लोग। रुपेश जी, सबसे पहले तो जितने भी एस्पिरेंट है मैं बोलूंगा, पहले आप अपना जो थ्योरी है वो मजबूत कर लीजिए। ठीक है, शुरू में आंसर राइटिंग कीजिए, करना चाहिए। एटलीस्ट पता चलता है कि क्या आप लिख पा रहे हैं, कहाँ नॉलेज है। लेकिन एटलीस्ट 1 2 3 मंथ आप अपने थ्योरी को बहुत ज्यादा मजबूत कीजिए। उसके बाद आप आंसर को लिखना शुरू कीजिए। आंसर लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे आपके जो भी टीचर्स हैं या फिर जो भी चेक करेंगे तो आपको बताएंगे कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, 5 पेज लिखा, आप खुद से वो पेज 5 पेज बार बार पलटेंगे, बोलेंगे वाह मैंने क्या आंसर लिखा। बट वैसा नहीं होता है, क्योंकि चीजों को सिस्टमेटिक वे में रखना होता है। कोई भी टॉपिक है तो उसके सारे टॉपिक्स होते हैं। आप जब तक वो नहीं लिखोगे, कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आएगा। ये जितने भी टॉपर से आप सबसे पूछ लो, वो आंसर प्रैक्टिस करते ही करते हैं। भले वो लास्ट में करे, सबका अपना अपना अप्रोच होता है। मैं लास्ट में किया था, बहुत लोग स्टार्टिंग से करना शुरू करते हैं। तो जिनको बहुत दिक्कत है, मतलब वो लिखने उनको आता ही नहीं है। मी फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, तो हम लोग का क्या होता है, स्कूल से ही अच्छे से पढ़ते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो हम लोग का वो प्रैक्टिस रहता है। तो लास्ट में भी नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, लास्ट में लिखते हैं। लेकिन लास्ट में नहीं लिखना चाहिए, मुझसे भी वो गलती हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए या 1 2 मंथ के बाद से प्रैक्टिस कीजिए। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, आपका थॉट प्रोसेस उतना ही क्लियर होगा। और जो वोकेबलरी होता है ना, अच्छा अच्छा वर्ड आपको दिखेगा, फिर आप उसको ऐड कीजिएगा तो वो भी इनहेंस करता है आपके आंसर को। फिर फ्लो चार्ट बनाना सीखिएगा, आप सब चीज सीखिएगा। तो आंसर लिखना बहुत ही मस्ट है। नहीं लिख रहे हैं तो आप कंपटीशन से कहीं ना कहीं पीछे हैं। होगा क्या ना कि अगर आप अभी आंसर थोड़ा बहुत नहीं लिख के रखेंगे तो एक तो 3 महीने के बीच में मेंस हो जाना है, और फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा पीटी का, आप मेंस की तैयारी को ऑटोमेटिकली ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी ही समय है, अभी समय है और सही समय है आंसर लिखने का। जितना हो सके कम से कम प्रैक्टिस करके कुछ तो कुछ रख लीजिए। और दूसरा, मेंस के कम से कम सारे टॉपिक को अगर आप अभी जान भी लेंगे ना कि ये टॉपिक है, इसमें ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत लिखा जाता है, इतना भी तैयारी रहेगा, तब आप उस समय जो है कि घबराएंगे नहीं। वो 3 महीने में आप तैयारी करके एटलीस्ट एग्जाम को दे सकते हैं। नहीं तो हालात ये रहेगा कि पीटी निकल गया, मेंस का कुछ पता नहीं है, और इस कोचिंग में दौड़ रहे हैं, उस कोचिंग में दौड़ रहे हैं। ये मान के चलिए उसमें कोई टीचर आपको कोई घुट्टी नहीं पिला सकता है, कोई सफलता नहीं दिला सकता है, संभव ही नहीं है। 90 दिन में आप सोच रहे हैं मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। और आप अभी क्वेश्चन वाइज भी टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रुप में डेली तो नहीं देखता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप देते रहते हैं रुपेश सर। वो तो टॉपिक आप वाइज उसके देते अनुसार रहते भी हैं। आप अपना टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। जैसे आज या कल शायद मैं देखा था, क्विट इंडिया मूवमेंट पे कुछ सवाल था। तो अगर आप क्विट इंडिया मूवमेंट पे तैयार कर ले तो आपका एटलीस्ट वो टॉपिक तो तैयार हो जाएगा, है ना। आप
क्विट इंडिया मूवमेंट आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प हो जाएगा, मेंस में भी हेल्पफुल होगा, और आप लिखने का आपका कला भी डेवलप होते रहेगा साथ में। तो उस चीज को भी आप लोग, इस इनिशिएटिव को आप लोग लीजिए और कीजिए। मेंस आंसर प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। कार्तिकेयन सर भी यही सजेस्ट करेंगे, सब लोग यही सजेस्ट करेंगे आई थिंक। बिल्कुल। तो आई थिंक कि हमने सारे आप लोगों के सवाल को लिया। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अब इस सेशन को समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे। सर मेरा क्वेश्चन मेंस से रिलेटेड है सर। हाँ बोलो। सर वही आंसर राइटिंग नहीं हो पाता है सर, कंटेंट कहाँ से लाएं, पहले पढ़ें या कहाँ से सोर्स लाएं, यही नहीं समझ में आता सर। ओके, बताइए। इनका सवाल है, सॉरी नाम सुमन का, क्या है? ये सुमन का सवाल है। जी सुमन जी, जैसे आपका सवाल है कंटेंट कहाँ से लाएं या फिर क्या लिखें, तो अभी उसी पे बात हो रही है। जहां से भी पहले थ्योरी को मजबूत करना है, पढ़ना है उस टॉपिक को, बुक से पढ़िए, क्लास नोट से पढ़िए, या आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए वहां से कीजिए, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक पे लिखने बैठिए। कंटेंट वहीं से मिलता है ना, कंटेंट थोड़ी ना कहीं ऊपर से आएगा। आप जब तक थ्योरी को नहीं पढ़िएगा या फिर क्लास नोट्स नहीं पढ़िएगा तो कंटेंट थोड़ी ऑटोमेटिक आएगा, कंटेंट तो वहीं से आएगा, है ना। अब फिर जब कंटेंट आपके पास आ गया, आपने उस चीज को, आपको उसको लिखना है। शुरू में लिखने में आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, कोई नहीं लिख पाता स्टार्टिंग में, पता नहीं चलता क्या लिखना नहीं लिखना है, कहाँ पे कौन सा फ्लो चार्ट देना है, डायग्राम देना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, आप लिखोगे, आपके जो मेंटर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। स्टार्टिंग में ही सोचोगे क्या लिखना है, कोई नहीं लिख पाता स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको बहुत इजी टॉपिक, अभी हम ग्लोबल वार्मिंग दे दें जो कि डेली हॉट टॉपिक है, उस पर भी आप नहीं लिख पाइएगा, जबकि आपके मन में बहुत सारा बात है कि ग्लोबल वार्मिंग में ये होता है वो होता है, क्या इम्पैक्ट है, ये नहीं है, सरकार क्या कर रही है, यानी सब चीज आपके मन में हो, बट आप उसको आंसर शीट पे प्रेजेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो कंटेंट को इनहेंस करना है, पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर उसको पेपर पे पुट डाउन कीजिए और अपने मेंटोर से चेक करवाइए या फिर जो भी सीनियर्स हैं उनसे चेक करवाइए, ऐसे ही होता है। बिल्कुल, डेली हम लोग आंसर चेक करते हैं, और चेक करके जो पेड बच्चों के आंसर होते हैं, कई बार तो मैं उनको फ्री ग्रुप में दे देता हूँ कि बच्चे देखें, जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी देखें, वो भी सीखें, वो भी समझें। और सिर्फ आंसर चेक ही नहीं करते हैं हम लोग, ये तो सुमन तो क्लास का ही लड़का है, और भी लोग हैं, आंसर को चेक करते हैं, साथ के साथ उस आंसर को हम लोग क्लास में इसी सेशन में लाइव डिस्कस भी करते हैं कि आपके आंसर में यहाँ पे ये समस्याएं रही हैं, आपने यहाँ पे इवेल्युएट लिखा था और आपने इवेल्युएट नहीं किया है, आपने क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया है आंसर के इस टेल पार्ट को आपने छोड़ दिया है, आपने भूमिका ठीक से नहीं लिखा है, आपके बॉडी में कंटेंट कम है, अभी और भी कंटेंट को ऐड करना चाहिए। इन सारे बातों को इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग 10 बजे से 11 बजे रात में डेली डिस्कस करते हैं। डेली टॉपिक वाइज आंसर दिया जा रहा है आपको लिखने के लिए, और आप देखेंगे कि GS1 के जो टॉपिक हैं, हिस्ट्री को लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप उस चीज को लिखिए, कम से कम कुछ भी लिख के आइएगा, तभी तो हम उसको चेक करके देंगे कि हाँ यहाँ पे गलती था। और दूसरी बात है कि मॉडल आंसर भी तो आपको मिल ही जाता है लास्ट में पढ़ने के लिए, तो वो भी कई सारे टॉपर्स के आंसर रहते हैं जो कि जिसको कि आप पढ़ के सीख सकते हैं। तो उसको प्रयास कीजिए, वो धीरे धीरे जरूर बेहतर होगा। और डेली आंसर चेक करके आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ आंसर आपके फ्री ग्रुप में जाते हैं, ठीक है। बाद बाकी तो नहीं, ये एक अच्छा पार्ट है रुपेश जी, जैसे जो भी क्वेश्चंस आप दे रहे हैं फिर उस पे वो खुद भी लिखते हैं और फिर एक मॉडल आंसर जाते हैं, ताकि बच्चों को ये पता चले कि हाउ दे शुड राइट, हाउ दे शुड प्रेजेंट देयर आंसर, राइट। तो ये भी एक अच्छा चीज है। पहले आप आंसर खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो भी आपके मेंटर्स या सीनियर्स आपको वो मॉडल आंसर दे रहे हैं कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए था, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस थिंग्स, देन यू हैव टू प्रोसीड लाइक इन दिस वे, तो आपको वैसे करना पड़ेगा। तो सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग, और एक चीज, कोई भी क्वेश्चन तैयार कीजिए, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का या साइंस टेक का हो, पॉलिटी का हो, बिहार का जो भी रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो आपको उसी वक्त नोट्स में लिखते हुए जाना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। फ्लड का है तो फ्लड, अगर फ्लड का क्वेश्चन तो आता ही रहता है बार बार, पॉवर्टी पे तो आता ही रहता है, तो बिहार से, क्योंकि वो एग्जाम में मान लीजिए नहीं भी पूछेंगे तो यू आर सपोज टू राइट फ्यू टर्म्स या हाफ पेजेस ऑन बिहार ऑल्सो, बिकॉज ये BPSC है ना, तो बिहार से रिलेटेड आप लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी तो मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में या फिर why there is a developmental constant in बिहार, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो सब आप अभी से तैयार कर लो ना, कि डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों हिंड्रेंस है, क्यों अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, सरकार इतना सारा चीज ला रही है योजना, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज को अभी से तैयार कर लो, तो आपका आंसर भी तैयार हो जाएगा और आपका नॉलेज भी इनहेंस हो जाएगा, आप मेंस में लिख पाओगे। अल्टीमेटली सारा खेल मेंस का है, प्रीलिम्स में मोर और लेस स्टूडेंट पास भी कर जाते हैं, मेंस में अच्छा आंसर नहीं लिखने की वजह से वो रेस से बाहर हो जाते हैं।
तो प्रैक्टिस फॉर मेंस, और ये नहीं होता कि प्रीलिम्स का अलग से तैयारी करेंगे, मेंस का अलग से करेंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू प्रिपेयर इन ए होलिस्टिक वे, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग टॉपिक है ही नहीं। आप अगर इकोनॉमिक्स में तैयार कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी या फिर एग्रीकल्चर, तो प्रीलिम्स के लिए वो हो जाएगा। प्रीलिम्स में आपको वहां से वो मिल जाएगा कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, या फिर कौन सा फसल ये इसमें आता है, वो आता है, या जैसे कोई स्कीम दे देगी सरकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें 4 पॉइंट दे देंगे सर, बीपीएससी 4 पॉइंट दे देंगे कि कौन सा इससे सही है नहीं है, तो वो हो गया। लेकिन एग्जाम मेंस पर्सपेक्टिव से भी वो आंसर हो जाएगा कि आप जब लिखना चाहोगे कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट, तो यू विल वहां पे राइट की फसल बीमा योजना लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें क्या क्या मैं, तो वो दोनों तैयार हो जाएगा। तो आपको होलिस्टिक वे में तैयार करना पड़ेगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस, डोंट फोकस ऑन प्रीलिम्स ओनली। और यही नहीं, बिहार का भी जो हिस्ट्री को भी जो टॉपिक है, जैसे कल ही मैं क्विट इंडिया मूवमेंट आपको क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने पहले क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको पढ़ाया है, उसके बाद आज आपको आंसर लिखने के लिए दिया है, आप लिख के आएंगे, कल हम उस आंसर को चेक करके दे देंगे, चेक करने के बाद बकायदे क्लास में फिर उसको डिस्कस करेंगे। इतना कहीं नहीं होता, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पे भी चले जाइए, इतना रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाना और उसके ऊपर फिर आपको आपके क्वेश्चन को बताना, ये संभव नहीं है, बट हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए और बेहतर ही रहेगा। और आई थिंक कि समय काफी हो गया है, आप लोगों के लगभग सवाल को हमने ले लिया है। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अब सेशन को ऑफ करेंगे, 11:30 हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ चीजों को सुना समझा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में इसी तरीके से मिलेंगे, और 9 से 10 और 10 से 11 दोनों आपका बैच है, आप जो भी आते हैं आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट।